प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सोशल मीडिया के एवं सूचना तंत्र के किसी भी माध्यम से जुड़े सम्मानित पत्रकार बंधु, मैं आप सबका उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि मैंने 2 जुलाई को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उसका मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप लोगों के साथ में वार्ता करूं और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं भविष्य की क्या रूपरेखा है, क्या योजना है, किस प्रकार कार्य करने हैं, उसे आपको बताऊं और आपसे बहुत सारी सूचनाओं का ग्रहण करके कि उसका लाभ लेते हुए, आप लोगों के अनुभव का लाभ लेते हुए, जैसे कि हमारा जो सरकार का जो लक्ष्य है कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मजबूत बनाना है, प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने में भूमिका निभानी है और अपने प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध, सुचारू और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी है और यूपीसीएल को प्रगति की मार्ग पर ले जाना है। उस पर आपके सुझाव भी जान सकते हैं। साथियों, आप सबको मालूम है कि मैं पहले यहीं का हूँ और यूपीसीएल में जब उत्तर प्रदेश राज्य परिषद का विभाजन हुआ था 2000 में, तो मैं यहीं यूपीसीएल में था। उसके बाद 2004 में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विभाजन होने के बाद मैं पिटकुल में गया। फिर 2016 में मैं निदेशक मानव संसाधन के पद पे मई 2016 में यूपीसीएल में मैंने कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद 2 फरवरी 2020 को फिर पिटकुल में जो है निदेशक मानव संसाधन के पद की वैकेंसी निकली। फिर मैं पिटकुल में डायरेक्टर एचआर के पद पे गया। उसके बाद फिर 12 सितंबर 2022 को मेरे को पिटकुल में प्रबंध निदेशक का अस्थायी कार्यभार मिला था और वहाँ पर ही मैंने एमडी के रूप में 3 वर्ष 5 महीने 15 दिन का, जो कि वहाँ के पिटकुल के एमडी का सबसे अधिकतम कार्यकाल पूर्ण किया और पिटकुल जो समय घाटे में था उसको एक नई ऊंचाई तक पहुँचा के और उसको लाभ की स्थिति में पहुँचाया। उसके बाद 2 जुलाई को मैं आपके बीच में यहाँ पर आया। अभी जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो मेरा प्रयास था कि आप लोगों से मैं तुरंत ही मिलूँ, लेकिन पहले मैं खुद समझना चाह रहा था कि चीज़ें क्या है, किस दिशा में हमें जाना है और क्या क्या यहाँ पर चुनौतियाँ हैं। तो जब मैंने देखा तो बहुत सारी यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं, जो हमारे पूर्व प्रथम प्रबंध निदेशक श्री अशोक राजन अग्रवाल जी से लेके हमारे एसपीएस राघव साहब से लेके लाल साहब से लेकर मेरे पूर्ववर्ती जो प्रबंध निदेशक थे बुधियाल जी, उनसे पूर्व अनिल यादव जी, इन सब लोगों की जो कार्य योजनाएं थी और बहुत से कार्य जो जनहित के कार्य रह गए, उनका मैं समझूं और उन कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊं, जिससे कि प्रदेश के सामान्य उपभोक्ताओं को सुचारू विद्युत मिले और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन अच्छी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जब देखा तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कार्य चल रहे हैं, उनमें कार्य की गति आवश्यकता है। भले आज की डेट में हम इनोवेशन और उसका इलेक्ट्रॉनिक उसका कितने भी आईटी का महत्वपूर्ण योगदान हो, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि मानव शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर कर्मचारी की बहुत सारी समस्याएं थी, प्रमोशन पेंडिंग चल रहे थे। मैंने एक संकल्प लिया था कि 31 जुलाई तक सभी संवर्गों में जो पद खाली हैं उनमें पदोन्नतियां, जिसमें कोई विवाद नहीं है, मामले न्यायालय में नहीं है, उन पर पदोन्नति की जाए। हमने सभी संवर्ग के लोगों की जो पदोन्नतियां की गई। उसके बाद यहाँ पर लोगों के पेंशन प्रकरण थे, तो जिनके भी पेंशन प्रकरण थे वो पेंशन प्रकरण मैंने एचआर डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि आप जो है पेंशन प्रकरण कोई भी कर्मचारी हो उसका जिस दिन वो सेवानिवृत्त होता है, यदि 31 तारीख का महीना है तो 31 को, 30 को, तो 30 को उसका जो नकदी अवकाश नकदीकरण उसके खाते में बचत होते हैं, उसको कैश मिलता है, उसके अवकाश नकदीकरण का चेक उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति के दिन उसको भुगतान हो जाना चाहिए। उसके 1 हफ्ते के अंदर उसके जीपीएफ का जो है भुगतान हो जाना चाहिए और 1 महीने के अंदर उसका जो है उसके पेंशन का जो पीओ उसको मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं, पहले चुनौती थी, लेकिन पिटकुल में हमने इस चीज़ को लागू किया है कि 1 महीने से अधिक किसी भी कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो ये मैंने अपने फील्ड के साथियों को निर्देश दिया। मुझे खुशी है कि हमारे एचआर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम किया, इसमें लक्ष्य प्राप्त किया। यहाँ के एचआर के लोग जाएंगे, फाइनेंस के लोग जाएंगे, उसकी समस्या का मंडल स्तर पे वहीं पे उसका निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है रखी जाए वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर उनसे संपर्क है, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम विद्युत व्यवस्था यदि बाधित होती है तो उसको हम रिस्टोर कर सकें। और उन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सुरक्षा की है। लगातार जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हमारे लोग एक प्रेशर होता है, आप सब जानते हैं कि हमारे लोगों को एक बहुत प्रेशर होता है कि बिजली व्यवस्था जल्दी बहाल करनी है और साथ ही लोग जल्दीबाजी में पूरे सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल किए बिना ही, बिना सेफ्टी उसके मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर लेते हैं
जैसे अभी देखा होगा, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि अभी 4-5 दुर्घटनाएँ हुई, लेकिन उसको मैंने काफ़ी गंभीरता से संज्ञान लिया है और निर्देश दे दिए गए हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथी हैं, क्योंकि मैन पावर की बिल्कुल यूपीसीएल में बहुत अधिक कमी है, तो मैन पावर का हम मानव शक्ति बढ़ाने का स्ट्रक्चर अभी ऑडिट कमेटी में ले जाऊँगा, उसका फिर बोर्ड में ले जाऊँगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या जो हमारे समुदाय के कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि किसी के परिवार का जीवन, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो जो दर्द मेरी पत्नी मेरे बच्चों को होगा, वही जो समुदाय के माध्यम से एक व्यक्ति ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा है, तो उसके परिवार को भी वही दर्द होगा। तो जीवन की वैल्यू हर एक की, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई छोटा सा कर्मचारी हो, चाहे एमडी क्यों ना हो, जो एमडी के जीवन की वैल्यू है वही एक मेरे आम कर्मचारी की, चाहे वो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा है, चाहे वो समुदाय के माध्यम से काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक चीज को और नोट किया कि जनरल क्या होता है कि जो हमारे कर्मचारी जाते हैं, जल्दी में जाते हैं और वो हालांकि इस लाइन का शटडाउन किया, वो बगल में दूसरी लाइन जा रही, दूसरी लाइन में चढ़ जा रहे हैं वहां, या उनने काम कर दिया, 2-3 एक साथ काम चल रहे हैं और उन्हें जो शटडाउन वापस कर दिया, वहां पर आदमी चिपक गया। तो इसके लिए मैंने आगे व्यवस्था करी है उसमें करके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे करते हैं, जब हम इतना खर्च कर रहे हैं, किसी जान की वैल्यू से कोई 10-20 हजार का कोई ज्यादा महत्व नहीं हो सकता उसमें जो है। मैंने कहा कि जो मोबाइल है, तो सारे उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम आप कर रहे हैं, उसकी वैल्यू उसको जोड़ ली जाए कि 3-4 मोबाइल उसके अंदर जोड़ने चाहिए। उसमें और ऐप ना हो, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए उसमें कि उसमें वीडियो कॉल वो कर सके। जो सर्विस से मेरा बैठा हुआ है, ऑपरेटर बैठा हुआ जो शटडाउन देता है वहाँ पर होकर, तो वही अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं पोल पे चढ़ रहा हूँ, और जब बंद करके जो दूसरा साथी है उसको मोबाइल दे जाए, और जब वो आए नीचे उतरे, भैया ये देखो मैं उतर गया हुआ, जब तक वो वीडियो कॉल से उसको न दिखा दे तब तक वो शटडाउन वापस न करें। तो मैं सोचता हूँ कि इससे जो है काफी कमी आएगी उसमें। फिर दूसरा मैंने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको वेतन की शिकायत आई थी कि वेतन कम मिल रहा है। मैंने सारे उनका जो अपने हमारे महाप्रबंधक वित्त हैं उनके माध्यम से मैंने उनकी जांच कराई, और उसका काफी जो आप ही लोगों के माध्यम से थोड़ा बहुत मेरे कान में सूचना आई थी, तो उसका लाभ भी मिला, लोगों के फोन भी आए, सर आपने किया तो धन्यवाद। तो उससे मैंने व्यवस्था कर दी कि जिनके जो पेमेंट है वो बैंक के माध्यम से किया जाए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर वो करेगा वो बैंक के माध्यम से उनका पेमेंट करेगा, जिससे कि वहाँ पर उनको ईएसआई की सुविधा भी मिलनी चाहिए, वहाँ पर जो इंश्योरेंस की व्यवस्था है वहाँ पर कराए। इसके साथ ही अभी मैंने अपने लोगों से एक चर्चा और कर रहा था, अपने अधिकारीगणों के साथ में, और पिटकुल में हमने इस बात को लागू किया, मैं पिटकुल में रहा कि बैंक वाले बहुत सारी सुविधाएं होती हैं लेकिन बैंक बताता नहीं हुआ अपनी सर्विस है। तो बैंकों में जो यदि हम जो सैलरी देते हैं, हमारी जो बैंक खाते में सैलरी जाती है, उसमें जो है इंश्योरेंस की व्यवस्था भी होती है उसमें। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर जिस बैंक से हम काम कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी वगैरह होता है, जैसे हमारे लेन देन जिन बैंकों से है, हम उन बैंकों से बात करें, और जो कॉन्ट्रैक्टर जिनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं उनको बोले भी उनके अपने खाते उन्हीं बैंकों में खोले, उन बैंकों के साथ हो सकता है उनको कुछ जो है 5 लाख रुपए कुछ ना कुछ उसका जो है, जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसमें सुरक्षा के साथ किया। मैंने अपनी वहाँ पर जो बोर्ड में एजेंडा ले जा रहा हूँ, जो 4 लाख रुपए का हमारा है, क्षतिपूर्ति किसी की डेथ हो जाती है उसको 10 लाख का, मैं कितना सफल हो पाता हूँ, बोर्ड का पूरा मंडल होता है, तो 10 का मैं प्रपोजल लेके जा रहा हूँ। मैंने चीफ साहब से बात करी, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात करी, उनने भी पूरा कंसर्न दिखाया, और उनका ये कहना था कि आप इसके साथ साथ एक देखिए कि भी एलआईसी वालों से बात करिए कि उसकी एलआईसी किस ढंग से हो सकती है, क्यों प्रीमियम, मैंने प्रयास किया था तो प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रही थी। तो उन्होंने कहा भी आप पूरे की ना लेके नंबर्स की लेके देखिए उसमें जो भी कि हमें साहब एक साल में कितने एक्सीडेंट हमारे हो रहे हैं उसमें जो है जानी जा रही, तो 50 नंबर या कितने 25 नंबर का कितना उसका प्रीमियम आएगा, तो नंबर पे भी मैं जो एलआईसी के जो हमारी एजेंसी है उनसे मैं बात करूंगा, अपनी टीम को मैंने एचआर कर्मचारी हमारे जो है उससे यदि हमारी गलती के कारण हमारे उसमें कोई कमी रह जाती है हमारे सिस्टम में जो है, तो या कोई चाहे वो आम व्यक्ति है चाहे वो कर्मचारी काम कर रहा है, तो उसके लिए कहा ना कि बैंक वाला आप बता रहे जी हैं, जी नॉर्मल हो गया, बैंक का जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसको होता ही है। जी जी जी। तो आपके वहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है टर्म इंश्योरेंस वाली की, जो आपके लाइनमैन या जो इतने खतरे में रहते हैं उनका टर्म इंश्योरेंस करने का? नहीं मैं टर्म टर्म इसलिए कह रहा हूँ, जैसे जी आपने कहा ना हाँ प्रीमियम बहुत ज्यादा है, हाँ हाँ तो पब्लिक की और हमारी नजर में तो यूपीसीएल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका पैसे की कमी नहीं है। तो आप अगर ये रोना रोएंगे जी तो बाकी डिपार्टमेंट का क्या है? प्रदेश में छोटे छोटे डिपार्टमेंट भी टर्म इंश्योरेंस करते हैं, नहीं नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी टर्म इंश्योरेंस होता है। आपके वहाँ अगर टर्म इंश्योरेंस भी है तो बड़ा। नहीं हमारे यहाँ टर्म इंश्योरेंस नहीं है, उसके लिए वही हम विचार कर रहे हैं। और जो ये यूपीसीएल की बात कर रहे हैं, हम यूपीसीएल दिखने पड़ा है लेकिन यूपीसीएल घाटे में, हमारा डिपार्टमेंट घाटे में है, और वहाँ पर उसको उभारने का प्रयास कर रहे हैं कि किस चीज़ सिस्टम आए।
यहाँ पर। दूसरी चीज़ आप उसके बाद विभाग को जैसे आपने बताया, तो हमारा जो कारपोरेशन है वो घाटे में है, हम उसको उभारने के प्रयास कर रहे हैं। फिर मैंने उसका रिव्यू मीटिंग ली वहाँ पर वो करके, तो इसको किस प्रकार से हम उभार सकते हैं घाटे से और यहाँ पर अच्छी स्कीम ला सकते हैं। जिसके जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो भारत सरकार की योजना है आरडीसी के अंतर्गत, जो एडीबी के अंदर सिस्टम इम्प्रूवमेंट के इशू, उसका बिलिंग एफिशिएंसी है, हमारी एजेंसी काम कर रही है, मैंने उसमें कमी पाई वहाँ पर। उन्होंने देखा कि रीडिंग तो दिखा रहे हैं, हमने इतने रो पर रीडिंग कर दी वहाँ पर कर, लेकिन उसका बिल ही इशू नहीं हुआ। तो वो कमी को देख रहे हैं, इन चीज़ों को हमें ठीक करना है कि हमारी बिलिंग एफिशिएंसी कम से कम 95 से ऊपर जानी चाहिए और कलेक्शन एफिशिएंसी हमारी जो है उसके आसपास रहनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमारे लॉसेस भी कम होंगे, वहाँ पर उसमें वो होगा और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जहाँ तक हमारे जो कार्य चल रहे हैं, हमारे अंडरग्राउंड केबलिंग, तमाम जो ओवर लाइन चल रही थी उसके अंडरग्राउंड केबलिंग काम चल रहे हैं, बार बार फॉल्ट आ जाते हैं, लोगों को जो नुकसान हो जाता था। अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य यदि समय पे पूरे होंगे तो हमारे लॉसेस में भी उसमें कमी आएगी। जो दुर्घटनाएं जैसे आपने बताया कि दुर्घटनाओं की संख्या में भी उसमें कमी आएगी।